आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। पुनः बोल दीजिए, क्या ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। चलिए, इसके पहले हम चर्चा किए ही थे सौरमंडल को लेकर के। आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से आपके अक्षांश और देशांतर को लेकर के हम करेंगे। आज की हमारी चर्चा अक्षांश और देशांतर को लेकर के होगी। आपको ग्लोब दिख रहा होगा ये? पहले बताइए, ग्लोब का निर्माण करता कौन है? इस ग्लोब का निर्माण किसने किया था? अभी तो दिख रहा है, अभी टाइम हो जाएगा। ग्लोब का निर्माण करता कौन है? ग्लोब किसने बनाया था? बता दीजिए, ग्लोब का निर्माण करता कौन है? ग्लोब का निर्माण किसने किया था? चलिए, इसके निर्माण करता है मार्टिन बैहम, जो जर्मनी के निवासी थे। सर्वप्रथम उन्होंने नहीं जा रहा है क्या सर? जी, क्या आवाज नहीं जा रहा है हमारा? आवाज आ रही है आपके? विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता मार्टिन बैहम हैं, जिन्होंने इस ग्लोब को बनाया था पहली बार। जर्मनी के निवासी थे वे। और ग्लोब का शाब्दिक अर्थ भी होता है पृथ्वी। ग्लोब का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी। और पृथ्वी की अनुकृति या आकृति जो है, जो एक ग्लोब के रूप में बनाई गई, खाका दिया गया, उसे ग्लोब कहा गया। और इसी को अगर हम एक पन्ने पर, स्लेट पर फाड़ दें, इसको अगर हम जो फाड़ कर फैला दें पूरी तरह से इस तरह से, तो आपका मानचित्र बन जाता है। तो मानचित्र के निर्माणकर्ता अलेक्जेंडर हैं। और ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है? ग्लोब के निर्माणकर्ता मार्टिन बैहम है। दोनों लोगों का नाम याद रखना आपको, परीक्षा में कई बार पूछा है। ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है? तो मार्टिन बैहम। और मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर। इन लोगों ने ग्लोब और मानचित्र का निर्माण किया है। तो सबसे पहले हमको अक्षांश और विस्तृत रेखा पर चर्चा करनी है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा इस ग्लोब के बारे में जान लेना चाहिए कि कैसे कैसे क्या चीजें इसमें है। देखिए, आप दिख रहा होगा ये कि धरती झुकी हुई है, इसे बिल्कुल सीधी नहीं है। सीधा इसका इसे बनता है, यहाँ से सीधा इसका यहाँ से बनता, ये वाला पोर्शन इस पे आता तब जाके सीधा बनता है। लेकिन धरती सीधी नहीं है, क्या है? झुकी हुई है। और झुकने का क्रम कितना है? कितना झुकी, बताओ धरती कितना झुकी हुई है? बताइए भाई, धरती अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? धरती अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है धरती अपने अक्ष पर। इसे अक्ष है ना, इसी पर धरती घूमती है। धरती का घूमने की जगह यही है, 23.5 अंश। धरती अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और इसी पर रोटेट करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। और 23.5 अंश झुकाव है। इसी झुकाव के कारण ही धरती पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्योंकि कभी सूरज के सामने एक पार्ट आता है। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, विषुवत रेखा आपकी ये है, ये आपकी विषुवत रेखा है। और ये रेखा यहाँ से दिख रही है आपकी है, ये आपकी बताइए कौन सी रेखा है? ये रेखा का नाम बताइए। ये रेखा कौन सी रेखा है? और एक रेखा देखो यहाँ पे है, नाम बताइए इसका। इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम कर्क रेखा, इस रेखा को रेखा बोलते हैं। तो सूरज के सामने जो पार्ट पड़ता है, सूरज कभी विषुवत रेखा पर चमकता है, कभी जो है कर्क रेखा पर चमकता है, यहाँ पे कभी कर्क रेखा पर चमकता है, कभी आपकी मकर रेखा पर आकर सूरज चमकता है। तो सूरज के सामने थोड़ा सा जो है झुक करके, धरती झुक करके आती है ना, इसी घूमने के कारण जो है, इसी घूमने के चक्कर में, मान लीजिए ये पोर्शन जब यहाँ आएगा घूमते हुए तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला घूमते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। तो मतलब इसी क्रम में धरती जब है पूरी पृथ्वी का जब चक्कर लगाती है, इसी कारण धरती पर अपने झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर जो क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और ये ऋतु परिवर्तन जो होता है मुख्य रूप से जो आपकी पृथ्वी की वार्षिक गति है, उसके लिए वह जिम्मेदार है। वार्षिक गति में ही
सूरज जो है कभी यहाँ पहुंचता है, कभी यहाँ पे, आप जानते ही होंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है कि आप सूरज कब यहाँ पे होता है, सूरज कब कर्क रेखा पर होता है, कब मकर रेखा पर, कब विषुवत रेखा पर, सब बताया गया आप लोगों को है, आप लोगों को आना चाहिए। तो एक कंडीशन बनती है, पहली बात तो हम आज, हमको मुख्य रूप से आज विषुवत और रेखा पर क्या नाम, अक्षांश और देशांतर पर ही मुख्य रूप से अब बात करनी हमको आज है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कल आपको, परसों बताया था कि इस विषुवत रेखा को हम 0 अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा जो आपकी है, इसी को विषुव रेखा भी कहते हैं, इसी को मध्य भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो कई नाम से प्रसिद्ध है ये इस विषुवत रेखा आपकी। इसके इस विषुवत रेखा के इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 90 रेखाएं खींची गई, ऐसे खींची गई हैं, 90 रेखाएं खींची गई हैं। इधर भी विषुवत रेखा के इधर भी आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आपके उत्तरी गोलार्ध तक 90 रेखाएं यहाँ पर भी हैं, 90 रेखाएं आपके यहाँ पर भी हैं, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। तो ये रेखाएं आपकी 90 रेखाएं आपकी हैं। ये रेखाएं जो हैं मुख्य रूप से मैंने बताया था कि 189 रेखाएं बताया था मैंने। 189 रेखाएं में आपकी एक विषुवत रेखा भी शामिल उसमें होती है। होता क्या है कि जब अंतिम रेखा जो आपकी यहाँ पे होती है, जो यहाँ की सबसे लास्ट रेखा जो होती है यहाँ पे, एज ए पॉइंट के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। इसको एक रेखा यहाँ पर भी है, इसको भी एक बिंदु के रूप में दिखाते हैं। तो इस रेखा की गणना जो नहीं होती है, इसी कारण से रेखाओं की संख्या 189 हो जाती है। एक रेखा यहाँ कम हुई, एक रेखा यहाँ कम हुई, और एक रेखा बीच में वाली बढ़ी है, मिला जुला करके एक कम हुई, एक बढ़ी, एक कम हुई, 2 कम हुई, एक बढ़ी, तो मिला करके आपकी 189 हो गई। और 2 कम होने के कारण सगोस्ते परीक्षा में दोनों तरह प्रश्न आपके आते हैं। नॉर्मली प्रश्न तो पूछता अगर है तो पूछता विषुवत रेखा के पूरब में, नहीं उत्तर में कितनी रेखाएं, दक्षिण में कितनी रेखाएं हैं। तो 90 नाम या इस तरह प्रश्न आता है, 90 नाम याद रखिएगा आप, 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं। और ये कंडीशन बनती है आपकी रेखाओं की। लेकिन इसमें से अगर 2 रेखाओं को अगर 0 कर दिया जाए, इस रेखा को और इस रेखा को, तो 89 रेखा इधर है और 89 रेखा इधर है। मतलब प्रश्न किस तरह से परीक्षा आपके आता है, उसकी प्रकृति को समझ करके आपको जवाब यहाँ पे देना। 90 भी सही आपका है और आपका 89 भी सही है। जो प्रश्न जिस तरह से आपके आएंगे उसी तरह से जवाब देना आपको। दूसरी चीज क्या आपकी है कि इससे 2-3 रेखाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण 3 रेखाएं हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये 2 रेखाएं, 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सूरज इन तीनों रेखाओं पर भ्रमण करता रहता है। वर्ष के 12 महीने सूरज क्या करता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बीच में घूमता रहता है। इसी कारण से तीनों रेखाएं क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत हमारा जो है, देखिए भारत हमारा जो यहाँ पे है, भारत हमारा विषुवत कर्क रेखा पर ही स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। भारत आपका यहीं पे कहीं स्थित है, इधर इसी रेखा भारत स्थित है। भारत इसी रेखा पर स्थित, इसलिए इसका महत्व और कर्क रेखा का बढ़ जाता है। कर्क रेखा का महत्व इसलिए और बढ़ता है क्योंकि भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। इसलिए भारत से कर्क रेखा से प्रश्न बराबर जो है परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। और मकर रेखा आपकी यहाँ पे, मकर रेखा में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मकर रेखा वास्तव में क्या है, मकर रेखा वास्तव में भारत के बाहर है, भारत में है ही नहीं। और विषुवत रेखा भी इंपॉर्टेंट है। ये विषुवत रेखा जो आपकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि विषुवत रेखा से जो आपका भारत की स्थिति जो है बहुत दूरी पे नहीं है, 876 किलोमीटर दूरी पर विषुवत रेखा से भारत है। तो वो भी आपका ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा जो ऋतु परिवर्तन, बाकी चीज़ें जो गर्मी ठंडी का जो कारण बनता है, जहाँ सूरज 2-3 दिन बार चक्कर मारता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज़ बता दीजिए कि आपके इस रेखा पर, जो आपकी ये कर्क रेखा आपकी यहाँ पे है, इस रेखा पर सूरज कब होता है, कब होता है सूरज यहाँ पे? इस कर्क रेखा पर सूरज कब चमकता है? यहाँ सीधे इसकी लाइट, सूरज की प्रकाश कब पड़ता है यहाँ पे कर्क रेखा पर है, बता दीजिए कोई। ये तो बताया गया आपको है, जवाब दे दीजिए। कोई जुड़ा है कि नहीं भाई? 30 जून सर। 21 जून। और सूरज यहाँ पर कब पहुंचता है आपके विषुव
कर्क विषुव कब से कब तक होता है, मतलब सूरज आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कब से किस कंडीशन में होता है, कब से कब तक होता है, इसी को कर्क विषुव कहते हैं। इसको मकर विषुव कहेंगे। जब सूरज यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा इसको मकर विषुव कहेंगे। मतलब सूरज हमारा इस रेखा से इस रेखा पर 6 महीना किस महीने से किस महीने तक रहता है, बता दीजिए। 21 21 मार्च से 23 सितंबर तक। एक चीज और गौर करिएगा, बताने का मतलब हमारा यह था, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर जो 6 महीने का दिन होता है, क्या होता है यहाँ पे 6 महीने ध्रुवों पर जो है 6 महीने का दिन होता है। और सूरज आपका जब यहाँ चमकता है, सूरज की किरणें 6 महीने तक जो है होती हैं, सूरज किरणें 6 महीने तक इस ध्रुवों पर पहुंचती रहती हैं, जब तक सूरज जो है इस रेखा से इधर ना चला आए। जब तक सूरज विषुवत रेखा कर्क रेखा के मध्य में जब तक रहता है, उस टाइम पे सूरज किरणें कम या ज्यादा मात्रा में आपके उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती रहती हैं। इसलिए 6 महीने का दिन। कुंभकर्ण का नाम सुना आप लोगों ने? कुंभकर्ण का नाम, कुंभकर्ण क्या करता था? कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। हमें लग रहा है इस ध्रुव का निवासी था वो। मुझे लगता है कि इसी उत्तरी ध्रुव पर जाके रहता था वो। 6 महीने ठंडी में सोता था, 6 महीने गर्मी में जागता जा करके था। तो और यहीं पर एक नॉर्वे देश आपका यहीं पे है, नॉर्वे आपका यहीं पे है। तो नॉर्वे में क्या होता है, नॉर्वे में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात वाली कंडीशन वहाँ बनती है। और अर्धरात्रि का सूरज, आधी रात को सूरज, जब सूरज हमारा इस कर्क रेखा पर होता है तो 24 घंटे सूरज डूबता नहीं यहाँ पे। यहाँ का सूरज का प्रकाश जो होता है 24 घंटे तक इसका प्रकाश क्या होता है, लगातार इस रेखा पर कर्क नॉर्वे में लगातार सूरज यहाँ दिखता रहता है, मतलब डूब ही नहीं पाता यहाँ से, क्योंकि धरती इस तरह से है, झुकाव इसका इस तरह से है। तो नॉर्वे पर लगातार 21 जून को 24 घंटे सूरज डूबता ही नहीं है। तो आधी रात को हो चाहे दिन हो, दिन रात होता ही नहीं, मतलब 24 घंटे लगातार सूरज क्या करता रहता वहाँ पे, लगातार 24 घंटे सूरज चमकता रहता वहाँ पे। इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूरज का देश भी कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूरज का देश भी कहते हैं। तो ये जानिएगा कि देता तो यहीं पे है, देता तो यहीं पे एक आधी रात को सूरज कहाँ नहीं डूबता है, तो नॉर्वे देता है। लेकिन ये जानिएगा आप लोग, सूरज जब आपका इस मकर रेखा पर रहेगा तो ये कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। यहाँ पर भी कोई सूरज जो आधी रात को सूरज नहीं डूबेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर मानव निवास नहीं करता है, ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, बिल्कुल निर्जर क्षेत्र है। यहाँ पे कोई मानव यहाँ पे नहीं रहता है और पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ढका होने का यहाँ पे कोई मानव तो रहता नहीं है। इसी कारण से इसका नाम थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। लेकिन जानिएगा कि दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। सूरज जब आपका मकर रेखा पर होगा, मतलब बताओ किस डेट को होगा यहाँ पे सूरज, तो किस डेट को सूरज होगा यहाँ पे, सूरज किस डेट को मकर रेखा पर होगा? सूरज मकर रेखा पर होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। इस डेट से लेकर के आपका 21 मार्च तक मकर विषुव होता है। इस डेट तक सूरज आपका इस रेखा पर यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है। और इस कंडीशन में 6 महीने का दिन यहाँ पे होता है। 6 महीने का यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का यहाँ दिन होता है। और इधर क्या होती है, यहाँ पर 6 महीने की रात्रि होती है। जब सूरज यहाँ रहेगा 6 महीने का दिन यहाँ होगा, 6 महीने की रात्रि यहाँ होगी। एक विशेष चीज और जानिएगा, यहाँ पे एक विषुवत रेखा का एक ऐसा जगह यहाँ पे है जहाँ पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। चाहे सूरज आपका यहाँ पे हो, चाहे सूरज आपका यहाँ पे हो, चाहे सूरज आपका यहाँ पे हो, कहीं पर भी सूरज रहेगा। एक ऐसी जगह है विषुवत रेखा आपकी, ऐसी जगह एक ऐसी जगह यहाँ पे है जहाँ पर वर्ष भर दिन और रात की टाइमिंग क्या होगी, बराबर होगी। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि यहाँ पे होती है। लेकिन ज्यों-ज्यों आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, सूरज की कंडीशन के हिसाब से दिन रात छोटा बड़ा होने लगता है। आप जो है, अगर सूरज हमारा मकर रेखा पर यहाँ आ गया, उसमें दिन बड़ा यहाँ होगा। सबसे बड़ा दिन आपका जो है कि उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर होगा। और सबसे बड़ी रात्रि आपकी यहाँ पर होगी, सबसे बड़ी रात्रि आपकी ध्रुव पर होगी। तो इस तरह कंडीशन जो बनती है आपकी है दिन रात वाली, तो सूरज की स्थिति को लेकर, सूरज है कहाँ पे,
तो डेट आप याद रखेंगे। अगर मान लो परीक्षा में पूछ दे कि तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, तो जवाब क्या मिलेगा आप लोगों को? बताइए भाई, जवाब क्या देंगे आप लोग? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, जवाब क्या देंगे आप? 23 सितंबर 22 मार्च के एक डेट बताइए, ये बताइए जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो। संडे। सही है, तो बता दे क्या जवाब सही है? सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध का? जब सूरज आपका जब सूरज आपका मकर रेखा पर होगा। मकर रेखा पर सूरज कब रहता है? 22 दिसंबर। तो दिन 23 सितंबर 22 कैसे आ गया? अरे भाई, जब सूरज आपका यहाँ पे होगा तो सबसे छोटा दिन आपका यहाँ पे होगा, रात बहुत बड़ी आपकी होगी। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। सबसे छोटा दिन होगा। अगर यही प्रश्न हम यहाँ से पूछ लें कि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात्रि कब होगी, 21 जून। तो सूरज जब आपका यहाँ पे रहेगा, मतलब 21 जून को सूरज जब कर्क रेखा पर कर्क आपके रेखा रहेगा, तो पर उस रहेगा। टाइम पे दक्षिणी ध्रुव की सबसे लंबी रात्रि होगी। और सबसे लंबा दिन उस समय कहाँ पे होगा? आपके उत्तरी गोलार्ध का होगा। तो कुछ चीजें आपको इस सूरज की स्थिति को देख करके, सूरज किस स्थिति पर है, कहाँ पर है। अगर सूरज आपका यहाँ पर है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज अगर विषुवत रेखा पर है, पूरे विश्व का, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ भी बराबर दिन 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी। अगर सूरज आपका कहाँ पे हो? सूरज अगर आपके विषुवत रेखा पर हो, 2 दिन कंडीशन बनती है ये। आते वक्त और जाते वक्त 2 दिन सूरज इस रेखा पर रुकता है, और वह डेट आपका क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर। इस कंडीशन पे चाहे दक्षिण ध्रुव पर चले जाइए आप, चाहे उत्तरी ध्रुव पर चले जाइए, हर जगह दिन रात क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज जो है, मतलब सूरज के जाने को लेकर एक विशेष चीज आपको याद रखना है यहाँ से। और जो इस रेखा को लेकर और जो प्रश्न पूछा जाता है, 23.5 अंश तो आप जान ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। 23.5 अंश जो है कि रेखा आपकी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध की है, और 23.5 अंश आपकी दक्षिणी गोलार्ध की रेखा मकर रेखा आपकी है। उसमें पूछता है कि दीर्घ वृत्त कौन सी रेखा निर्माण करती है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? दीर्घ वृत्त का निर्माण कौन सी रेखा करती है? विषुवत रेखा। सबसे लंबे वृत्त का निर्माण 40,76 किलोमीटर दूरी इसकी है, इस रेखा की, विषुवत रेखा की। इसकी दूरी कितनी है? 40,076 किलोमीटर दूरी इसकी है। कहीं कहीं 40,045 दिया है, कहीं कहीं 40,076 दिया हुआ है। किसी किताब में 2 जगह दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल आप 40,000, कहीं कहीं पर 40,000 भी दिया हुआ है। फिलहाल आप कम से कम 40,000 तो इसका याद ही रखिए। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी 40,000 से ज्यादा है। इसकी दूरी लगभग 40,000 से ज्यादा किलोमीटर दूरी इसकी है। तो ये पूरी परिधि जो है, मतलब चारों तरफ ऑलराउंड जो है, मिला करके सबसे लंबे वृत्त का निर्माण कौन रेखा करती है? विषुवत रेखा करती है। दीर्घ वृत्त का निर्माण विषुवत रेखा करती है। एक चीज और जानिएगा, विषुवत रेखा से ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, रेखाओं की लंबाई क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ध्रुवों पर बिल्कुल जीरो हो जाता है। देखिए, ज्यों-ज्यों इस रेखा से हम इधर बढ़ेंगे, त्यों-त्यों इसकी लंबाई, रेखा की लंबाई क्या होती? कम होती चली जाएगी। सबसे लघु वृत्त जो होता है 90 देशांतर, सबसे लघु वृत्त जो होता है, बिंदु के रूप में जो बन जाता है, 90 देशांतर आपका यहाँ पे है। 90 देशांतर सबसे लघु वृत्त जो बनता है। तो सबसे छोटा वृत्त आपका ये बनता है, यहाँ पे जो है आपका है देशांतर, 90 देशांतर जो होता है। और उसकी तो गणना भी नहीं होती है कि एक रेखा के रूप में, यहाँ तक कि इतना छोटा है कि उसकी एक रेखा के रूप में गणना ही नहीं होती है। इसलिए 89 देशांतर को मानेंगे तो सबसे लघु वृत्त का निर्माण कौन करेगा? 89 देशांतर जो आपका है, जो इससे 90 अंश से जो नीचे वाली कंडीशन जो बनती है, ये सबसे लघु वृत्त का निर्माण करता है। इसीलिए 90 अंश रेखा को, 90 देशांतर को जो है, अक्षांश को हम जो है वृत्त मानते ही नहीं, क्योंकि बिंदु बन जाता है जाकर के। पोल जो होता है बिल्कुल बिंदु के रूप ग्रहण कर लेता है। तो मतलब ये मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है, आप ज्यों-ज्यों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, आपके वृत्त की लंबाई, वृत्ति क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी। और सबसे छोटा वृत्त जो बनता है वो 89 अंश अक्षांश का बनता है, 89 देशांतर का बनता है। 90 का तो वृत्त बनता ही नहीं, एक बिंदु के रूप में हो जाता है वो। तो बात समझ में आपको आई?
कंडीशन इसके विषुवत रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा अक्षांशों को लेकर के इस तरह से आपके अक्षांश जो है देखिए, इसके बाद 89 इधर है, 89 इधर है, कहीं कहीं 90 देता है, 90 मान लीजिए, और 90 में 180 बनेगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा। किसी किसी किताब में इस रेखा की गणना नहीं किया हुआ है अंतिम 90 की, तो 90 को नहीं गणना करेंगे तो आपका इस रेखा को उसमें जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 100 कितना बनेगा, 189 बनेगा। इस तरह से ये आपका अक्षांश क्या बोलते हैं, ये आपका अक्षांश रेखाएं बनती हैं। अक्षांश रेखाएं की विशेषता क्या होती है कि दूरी की मात्रक है। किसकी मात्रक है? दूरी की मात्रक। और आपकी ये जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं टाइम, समय की मात्रक हैं, समय बताती हैं। एक हाँ, खड़ी वाली एक चीज और जानिएगा, जो मानचित्र पर बनी हुई ये जो ए रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो दिख रही हैं आपके यहाँ से यहाँ तक दिख रही है ना, यह रेखा आपकी क्या है? देशांतर है। और ये रेखा जो आपकी है आड़ी रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और तिरछी रेखाएं ये आपकी क्या है? देशांतर रेखाएं। तो ये जो रेखा आपकी अक्षांश रेखा जो होती है धरती पर, ये दूरी की मात्रक है। ये जो रेखा आपकी है वास्तव में समय की मात्रक होती है। देशांतर रेखा समय की मात्रक है, तिथि की मात्रक है, और आपकी अक्षांश रेखाएं जो होती है दूरी की मात्रक। एक चीज और जानिएगा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश नहीं, देशांतर से देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर बनती है। देशांतर से दूरी बन रही है भाई, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो चलिए ठीक है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, आपको देखिए समझना था। ये जो है आपके इससे आपका मान लीजिए अक्षांश से जा रही है, देशांतर आपकी है 0, देशांतर आपकी है, ये अक्षांश आपकी ये है। तो जो 360 रेखाएं बनती हैं देशांतर वाली, इसके बीच की दूरी जो बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अक्षांश रेखा पर, मतलब एक देशांतर से एक देशांतर के मध्य की दूरी जो बनती है विषुवत रेखा पर, विशेष रूप से गौर करिएगा, क्योंकि सबसे अधिक दूरी जो है किस रेखा पर बनेगी? एक देशांतर से एक देशांतर के बीच में विषुवत रेखा पर ही बनेगी। और दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। 111 किलोमीटर लगभग बनता है, 111.13 किलोमीटर बनता है। तो इस रेखा से इस रेखा के बीच, मतलब एक देशांतर से एक देशांतर के बीच के अक्षांश की जो दूरी होती है कितनी होती है? 111 किलोमीटर नॉर्मली माना जाता है इसको। 111 मान लीजिए आप, क्या है, बिल्कुल फिक्स पॉइंट जो है 111.13 है, किलोमीटर बनता है इसका है। तो एक देशांतर से एक देशांतर के बीच की दूरी, देखिए मैंने बताया था कल आपको, दूरी इसकी है, कितनी दूरी है? 1076 किलोमीटर। तो इसको 360 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,076 भागे 360 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 111 कुछ आएगा। हेलो तो इस रेखा, हाँ बताइए। सर, आपकी आवाज बराबर नहीं मिल पा। हमारी आवाज बराबर आ रही है, आपका नेटवर्क कमजोर होगा, समस्या आपकी है, क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल और है, वो दिख रही है, मतलब हमारी आवाज पहुंच रही है। तो देखिए ये जो रेखा आपकी है, ये जो देशांतर रेखा, इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, और इसको कितने भागों में बांट दिया गया? इसको 360 भागों में बांट दिया गया। तो 360 भागों को जब आप 40,076 को भागे 360 करेंगे आप, तो आपका 111 किलोमीटर दशमलव कुछ आएगा। तो इस देशांतर, एक देशांतर का जो मान निकलता है कितना निकलता है? 111 किलोमीटर दशमलव 1.63 निकलता है। 111 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर निकलता है। 111 किलोमीटर निकलता है, और उसमें 1.3 किलोमीटर और जोड़ लीजिए आप, जो है नहीं 0.3 शायद है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ से। 111.13, हाँ 0.13 है वो, ठीक। इस रेखा की लंबाई, इस लंबाई की पूछा है, तो मतलब देशांतर से देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है अक्षांश रेखा पर है, तो दूरी कितनी देखेंगे आप लोग, जो है समझ। आप बताइए, हमारी आवाज अभी गायब हो गई है क्या? नहीं,
चलिए आ रही है अब। तो इस रेखा से, देशांतर रेखा से ज्यों-ज्यों ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम, त्यों-त्यों इसकी दूरी भी कम होती चली। देखिए यहाँ देखेंगे, अब देशांतर रेखा आपकी ये है, नहीं आपके विषुवत रेखा आपकी ये है। इस रेखा से आप ज्यों-ज्यों ऊपर की तरफ बढ़ेंगे त्यों-त्यों इसकी दूरी क्या होती जाएगी, यहाँ 90 अंश पर आकर क्या होती जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो दूरी 111 किलोमीटर यहाँ दूरी यहाँ पे विषुवत रेखा पर जो है, अगर ज्यों-ज्यों ऊपर तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे त्यों-त्यों इस दूरी की लंबाई बिल्कुल कम होती चली जाएगी। अंत में जाकर के जो जीरो वृत्त बनता है, 90 अंश बनता है, वहां पर कोई दूरी बिल्कुल नहीं रही नहीं जाती है। ये देशांतर रेखाओं मतलब दूरी को लेकर अगर बात परीक्षा प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि किस रेखा पर देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी रहेगी, इसका उत्तर क्या देंगे आप, विषुवत रेखा देंगे। एक तो बात हो गई आपकी विषुवत रेखा की दूरी को लेकर के, परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है। अगला चीज देखिए यहां से, अगली चीज हम बात कर रहे हैं, आपको हम देशांतर रेखाओं को लेकर बात करेंगे, तिथि रेखा को लेकर बात करेंगे, जो विषुवत तिथि रेखा है और विश्व देशांतर रेखा जो आपके, इसको लेकर हम बात करते हैं आपसे। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, यह रेखा जो आपकी एक खींची हुई रेखा जो आपकी एक गई हुई है, इस रेखा को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेखा तो यह होनी चाहिए, हाँ यही रेखा आपकी है। एक चीज विशेष थी देशांतर रेखाओं का, देशांतर रेखाएं जो आपके उस समय की बोधक हैं। पहली बात तो देशांतर रेखाएं क्या आपके हैं, समय की बोधक हैं। अक्षांश रेखाएं आपकी दूरी की बोधक हैं। एक विशेष चीज यहाँ से याद रखिएगा। एक चीज और यहाँ से, देशांतर रेखाओं के पीछे एक विश्व तिथि रेखा भी है। ये आपकी जीरो देशांतर आपकी ये है, ये आपका जो झुकाव कारण जो है आपकी रेखा जो है लगभग देशांतर रेखा आपकी ये वाली है। ऐसे ऐसे करके यहाँ से जो है तीसरा थोड़ा सा हो गया हमारा। देखिए ये जो मुड़ी हुई दिख रही है आपकी है, ये देशांतर रेखा ही है जो मुड़ करके यहाँ पे आई हुई है। 8 जगह इस रेखा पर, 8 जगह झुकाव, 8 जगह मोड़ इस रेखा पर है, 8 जगह मुड़ी हुई रेखा ये है। तो जो आपकी देशांतर रेखा आपकी जो है, जिसको हम 01 देशांतर के नाम जानते हैं, विश्व मानक समय आपका इसी रेखा से लिया गया है। इसी रेखा के ठीक विपरीत आपकी विश्व तिथि रेखा है, जिसको 180 अंश देते हैं। इस रेखा के 01 देशांतर के ठीक विपरीत इस रेखा आपके आगे दिख रही जो है, इस रेखा के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि विश्व तिथि रेखा के नाम से कौन रेखा जानी जाती है, तो जवाब क्या देंगे आप, 180 अंश देशांतर। इसका जवाब साफ साफ रहेगा आपका 180 अंश देशांतर। अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछता है कि विश्व तिथि रेखा कौन सी है या कौन देशांतर विश्व तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, इसका जवाब क्या रहेगा आपका, 180 अंश देशांतर जवाब देंगे इसका आप। और सीधे सीधे यह रेखा जो होती है, 180 रेखा जो होती है, 0 अंश देशांतर के ठीक पीछे होती है। मतलब विश्व मानक समय और विश्व तिथि समय जो आपकी है वो ठीक दूसरे के अपोजिट रेखाएं हैं, और दोनों मिलकर के ही सबसे दीर्घ वृत्त का निर्माण करते हैं। दीर्घ वृत्त का चीज और जानिएगा यहाँ पे, विषुवत रेखा में जैसे आपके इसमें था आपका अक्षांश रेखाओं में था कि इसकी लंबाई धीरे धीरे कम होती गई ध्रुवों को तरफ जाते जाते। सबसे अधिक लंबाई आपकी विषुवत रेखा पर थी, दूसरी लंबाई सबसे कम लंबाई आपकी आकर के 0 पर बन गई, आकर के 90 अंश बन गई। लेकिन आपके देशांतर रेखाओं पर ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखाओं के सारे वृत्त जो होते हैं दीर्घ वृत्त बनते हैं। देशांतर रेखाओं के जो वृत्त बनते हैं सबके सब दीर्घ होते हैं, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं उसमें होता। जैसे कारण क्या है, ये रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ मिलती हैं। कोई भी रेखा जो यहाँ से निकलेगी वो भी आके यहीं मिलेगी, पुनः यहाँ से जाके यहाँ चले जाएगी, तो ये निकलेगी इधर नीचे से होते हुए पुनः ऊपर चली जाएगी। मतलब जो भी रेखाएं बनेंगी, जो भी देशांतर रेखाएं बनेंगी, सब के सब जो है बराबर दूरी के वृत्त का निर्माण करेंगे। इसलिए देशांतर रेखाओं को जो है सब रेखाएं जो होती हैं एक दीर्घ वृत्त का निर्माण करती हैं, मतलब ना कोई कम ना कोई ज्यादा। लेकिन आपकी अक्षांश रेखा पर ऐसा नहीं होता है। अक्षांश रेखा पर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण आपके
आपकी विषुवत रेखा करती है, और इसी तरह से ज्यों ज्यों ऊपर तरफ जाएंगे आपकी रेखाओं की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये विशेष चीज आपने यहाँ से जाना कि लंबाई को लेकर के और इन चीजों को लेकर आपने यहाँ समझा, विशेष चीज समझा आपने कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं कैसे कैसे काम करती हैं। दूसरी चीज जो परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा है, मानक समय को लेकर पूछता है, विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो आपने मैंने बताया कि 8 जगह ये रेखाएं टेढ़ी की गई हैं, टेढ़ी बनाई गई हैं। ये आपकी जीरो देशांतर रेखा आपकी ये है। आप जानते हैं कि लंदन आपका यहाँ पे है, ये लंदन आपका शहर है। ये लंदन से निकलती है, ग्रीनविच जगह है जहाँ पर विश्व वेधशाला जहाँ बनाई गई है, उस जगह से इस रेखा को गुजारा गया है। लेकिन कुछ जगह पर इसलिए अटलांटिक महासागर में कुछ जगह पे लाकर इसको टेढ़ा सीधा भी किया गया है, कुछ जगह इसको सीधा किया, टेढ़ा किया गया है, ताकि जो हर जगह समय बराबर रहे, समय में घालमेल ना हो। तो पहली बात तो देशांतर, जीरो देशांतर जो आपका है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से निकला हुआ है, लंदन के ग्रीनविच शहर से निकला है, और को टच करते हुए आपका अटलांटिक महासागर से होते हुए पुनः आकर इसमें मिल जाता है। तो विश्व का मानक समय आपका किससे लिया गया है, 01 देशांतर से ही लिया गया है। और हर देश का लगभग 22-24 जोनों में बांटा गया है। पूरे विश्व को जो टाइमिंग है 24 जोनों में बांटा गया है। एक जोन आपका यह है टाइम जोन, तो जो से टाइम जोन आपका ये ग्रीनविच वाला है। ग्रीनविच के अलावा जहाँ जहाँ से रेखाएं गुजरती हैं उनको विभिन्न टाइम जोनों में उनको बांटा है। इसे भारत का टाइम जोन क्या है, 82.5 देशांतर है। कोई बोल दे भाई कितना आगे भारत का मानक समय है ग्रीनविच समय से? सर 5.5 घंटे, 5.5 घंटा आ गए। थोड़ा सा ये रेखा समझ नहीं आ रही हमारी विषुवत रेखा कैसे यहाँ बनी हुई है, लेकिन चूंकि इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा क्योंकि मुझे पता है कि भारत विश्व आपकी देशांतर, जीरो देशांतर जो होती है लंदन से गुजरती है, लंदन शहर से होती गुजरती, क्योंकि यहाँ पे कोई देश तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, इस वजह से मैंने इस रेखा को यहाँ पढ़ा। अगर ये बीच में कोई द्वीप कोई होगा यहाँ पे अगर, तो ये रेखा वास्तव में, ये रेखा वास्तव में रेखा तो ये दिख रही है बीच वाली, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से घुमाया इसको। अगर मान लीजिए रेखा ये है तो ठीक है, और नहीं है तो ये भी ठीक है। तो आपका जीरो देशांतर आपका यहाँ से, भारत का मानक समय यहाँ से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। एक विशेष चीज यहाँ समझने वाली चीज आपकी है। अगर मान लो अब मैं विषुवत रेखा इसको मान लेता हूँ बीच में जो है, अब मैं इसको मान के यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाली रेखा को विषुवत रेखा मान के मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। देखिए मान ली विषुवत रेखा आपकी, नहीं विषुवत नहीं देशांतर रेखा आपकी, जीरो देशांतर रेखा आपका विश्व का मानक समय जो यहाँ से लिया गया है, प्रधान याम्योत्तर, ये रेखा मैंने इसको मान लिया। मान लीजिए आप इस रेखा पर हैं, आपकी ये जीरो देशांतर रेखा आपकी है, इस रेखा के पूरब की तरफ, इधर पूरब माने इधर होता है, पूरब इधर बढ़ेंगे, पश्चिम की तरफ इधर बढ़ेंगे। आप पूरब की तरफ इस रेखा से आप बढ़ते हैं, पर देशांतर, ये जो आपका देशांतर जो आपका है ये 4 मिनट, एक देशांतर पे 4 मिनट प्लस होता है, प्लस कितना होता है, +4 होता है। एक देशांतर इधर बढ़ेंगे आप पूरब की तरफ जाएंगे तो आपका जो +4 हो जाता है, मतलब एक देशांतर आगे बढ़ने पर आपका समय जो है 4 मिनट बढ़ जाता है। इधर जाने पर आपका समय क्या होता है, -4 हो जाता है। -4 होगा, इधर जाने पर क्या होगा, +4 होगा। भारत की स्थिति क्या है, भारत का क्या है आपका, भारत का है आपका 82.5, भारत का क्या है, भारत का 82.5 है। 82.5 का मतलब है अगर आप 4 से गुणा करेंगे, इसमें गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 5 घंटा 30 मिनट आता है, 5 घंटा 30 मिनट आता है। 36 और इसे मिनट में आएगा ये ना, मिनट में है ये, इतना गुणे 4 करेंगे तो कितना मिनट आएगा ये, 360 मिनट, 5 घंटा आपका हो गया, 5 घंटे 30 मिनट है आपको, तो 5 6 30, 330 घंटा आता है, 330 मिनट आएगा। तो कितना आपका आएगा जब आप गुणा करेंगे तो आपका 330 मिनट आएगा, इसको भागे 60 करेंगे तो आपका 5 घंटा 30 मिनट आपका आएगा। तो ये 82.5 अंश को लेकर के
82.5 देशांतर जो भारत का मानक समय है, इसमें आप 4 से गुणा जब कर देंगे तो आपका 330 मिनट आपका आएगा। उसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जाकर 5.5 घंटा बनेगा। तो ये समय को निकालने का, कितना देशांतर से समय कितना आपका आगे है, इसको निकालने के लिए भारत के मानक समय से 4 से गुणा कर देंगे या देशांतर से, तो आपका जवाब वहां से आ जाएगा। ये देशांतर के मान लीजिए इस तरह परीक्षा में पूछे ले आपसे कि पूर्वी देशांतर में मेरी स्थिति 15 देशांतर है, तो कितना मेरा समय मानक समय से कितना आगे रहेगा, क्या जवाब देंगे आप? ग्रीनविच रेखा से या 0 देशांतर से मेरा जो है पूर्वी में मेरी स्थिति 15 देशांतर है, तो टाइमिंग क्या वहां पे होगी, कितना आगे रहेंगे हम ग्रीनविच समय से? जवाब कैसे निकालेंगे आप? देशांतर में 4 से गुणा करेंगे। 15 देशांतर आपका है ना, तो क्या करेंगे आप? 15 गुणे 4 करेंगे। 15 गुणे आप क्या करेंगे? 15 गुणे 4 करेंगे। 15 चौक को 15 चौक को 60 होता है। 60 माने 60 मिनट आपको आ गया। 60 मिनट माने कितना घंटा हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा हुआ। तो 15 देशांतर विषुवत रेखा से पूरब की तरफ जाने पर 1 घंटा समय बढ़ जाता है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि पूरब में कितना देशांतर बढ़ने पर आपका टाइम 1 घंटा आगे बढ़ेगा। इसका टाइम क्या रहेगा आपका? 15 देशांतर रहेगा। 1 घंटा का मतलब क्या हो गया? 15 देशांतर। रिकॉर्डिंग नहीं लगा दीजिए सर। रिकॉर्डिंग नहीं लगी है? रिकॉर्डिंग लगी होगी। रिकॉर्डिंग लगी होगी। रिकॉर्डिंग दिख रही होगी आपके मोबाइल, आपके स्क्रीन पे रिक लिखा होगा कहीं पे। हाँ दिख रहा, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। और देखिए, आप ज्यों ही जो है पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे, इधर से बिल्कुल सेम कंडीशन वही बनती है। सेम कंडीशन एकदम है। इतने होगा कि यहाँ माइनस होगा, यहाँ 4 प्लस था तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। अगर 15 देशांतर इधर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? 1 घंटा पीछे हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे उसमें अगर 12 बज रहा है देशांतर रेखा पर, तो यहाँ पर जो है 11 बजेगा। तो इधर बढ़ने पर -4 होता है एक देशांतर, इधर बढ़ने पर +4 होता है। 15 देशांतर इधर आप बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 माइनस जो है 1 हावर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा तो यहाँ पे 11 बजेगा, यहाँ पे 1 बज रहा तो यहाँ पे 12 बजेगा। लेकिन अगर इधर बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे अगर 1 बज रहा तो यहाँ पे 2 बजेगा, यहाँ अगर 2 बज रहा तो यहाँ पे 3 बजेगा। इस तरह कंडीशन इधर बढ़ती इधर घटती है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि देशांतर से पूरब जाने पर समय का क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरब जाने पर बढ़ेगा, पश्चिम जाने पर घटेगा। एक विशेष एक रोचक तथ्य यहाँ पे यह भी एक है। अगर मान लीजिए आप चाहें कि एक दिन वह मुझे पुणे मिल जाए, सोमवार को मान लीजिए आप विषुवत रेखा के अगल बगल रहते हैं यहीं पे, मान लीजिए आप नहीं विषुवत नहीं, बार बार विषुवत का नाम आ रहा है, आप देशांतर रेखा के बगल में रहने वाले हैं। आप मान लो आप लंदन में यहाँ रह रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे सोमवार है, आप चाहते हो सोमवार मुझे पुणे मिल जाए, तो क्या करेंगे आप? पूरा सोमवार बिताया, पूरा शाम तक आप यहाँ पे रहे, रात्रि हो गई, आप चाहते हैं कि सोमवार पुणे मुझे मिल जाए, मैं एक बार सोमवार को पुणे जी लूँ, बताइए क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं कि आज सोमवार पुणे मिल जाए आपको? पूरा सोमवार बिता लिया आपने, पूरा रात आपकी आ गई, तो सोमवार कैसे मिलेगा आपको? अपने नया वर्ष 2 बार बना सकते हैं यहाँ पे। नया वर्ष आप इस कंडीशन पे अगर इस रेखा पर अगर आप हैं तो नया वर्ष 2 बार बना सकते हैं। अपना जन्मदिन 2 बार बना सकते हैं आप। इसकी देखिए विशेषता क्या इसकी है। अगर आप इस रेखा पे विषुवत रेखा के नहीं, अगर आप देशांतर रेखा के अगर पूरब में हैं, एक दिन एडवांस का समय यहाँ पे होता है, एक दिन एडवांस होता है। अगर इधर चले गए, आप पश्चिम में चले जाइए, अगर आप जो, तो अगर सोमवार पूरा किया आपने यहाँ पे, मैं चाहते कि आप सोमवार मुझे पुणे मिल जाए, क्या कर लीजिए? मात्र आप जो है मात्र इस रेखा को पार करके इधर चले आइए आप, आपको वह सोमवार एक दिन पुणे मिल जाएगा। जो सोमवार आपने बिता लिया यहाँ पे है, वो सोमवार पुणे आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना जन्मदिन 2 बार मनाऊं, तो क्या कर लीजिए? मात्र आप जो है
मात्र आप इस जो है देशांतर रेखा को क्या करिए, पार कर जाइए, पूरब से पश्चिम की तरफ चले जाइए, आपको वह दिन पुनः मिल जाएगा। एक वर्ष आप 2 बार मना सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर आप 2 बार यहाँ मना सकते हैं। एक बार यहाँ मनाइए, पूरा दिन स्पेंड करिए, पुनः यहाँ से जो है एरोप्लेन पकड़िए, उड़ करके इधर से मिल जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी विषुवत रेखा के, नहीं विषुवत रेखा बार बार आ रहा है, देशांतर रेखा की बनती है। देशांतर रेखा के पूरब और पश्चिम जाने पर आपको एक दिन दोबारा मिल जाता है, एक दिन का लाभ उसको होता है। और अगर बेचारा इधर खड़ा है, कोई व्यक्ति सोमवार हो रहा है और लौट करके सोमवार को दिन इधर खड़ा, उसका जन्मदिन आज है, पार करके गलती से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका सोमवार की जगह पे यहाँ पे कौन दिन मिलेगा उसको मंगलवार मिल जाएगा, अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा वो। मतलब यहाँ सोमवार था, उसका जन्मदिन था, और पार करके कहाँ आ गया, वो इधर आ गया, तो तुरंत सोमवार गायब हो जाएगा, मंगलवार तुरंत मिलेगा उसको यहाँ पे। मतलब उसका जन्मदिन क्या हो जाएगा, उसका जन्मदिन गायब हो जाएगा वहां से। एक दिन की इधर आने पर एक दिन की हानि होती है। इधर आने पर परीक्षा प्रश्न आपको इस तरह से पूछता है कि अगर इधर पूरब की तरफ आने पर एक दिन का लॉस होता है और पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होता है, एक दिन का जो है उसको लाभ होता है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा हुआ है। बात समझ में आप लोगों को आ गई? ये दिन का लास्ट, दिन का जो इधर से इधर जो होता है आपका, इस तरह से होता है। चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई देशांतर रेखा को लेकर के, जीरो को लेकर के बात हुई। इसी जीरो के पीछे की रेखा जो है 180 अंश देशांतर है, जिसको विश्व तिथि रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न आ सके विश्व तिथि रेखा कौन सी है, तो आपका 180 अंश देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, विश्व तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। और जीरो देशांतर को हम क्या जानते हैं, विश्व मानक समय के रूप में जानते हैं। विश्व याम्योत्तर मानक क्या बोलते हैं इसको, है मानक याम्योत्तर रेखा। तो या आपका विश्व समय रेखा या विश्व का मानक समय रेखा या जीरो अंश देशांतर, इन सारे नामों से आपकी रेखा प्रसिद्ध है। जीरो अंश देशांतर प्रसिद्ध आपकी है। और जानिए 8 जगह पे भंग की गई, इसको मोड़ा गया, इसको 8 जगह मोड़ा गया, इसको 8 जगह इस रेखा को मोड़ते हुए अंत में दोनों ध्रुवों को तो टच करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। और जानते हैं आप हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्वप्रथम धरती को 360 भागों में बांटने का प्रयास पाइथागोरस ने ही किया था। वैसे आप जानते हैं कि विश्व का जो मानचित्र बनाने वाला कौन था, मार्टिन बैहम था। मार्टिन बैहम ने विश्व के ग्लोब का निर्माण किया था और अलेक्जेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया है। अलेक्जेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया है, इंग्लैंड का था वो। और मार्टिन बैहम ने जो है विश्व ग्लोब का निर्माण किया, कहाँ का था ये आपके जर्मनी का था। लेकिन विश्व को, पृथ्वी को 360 अंशों में बांटने का काम सर्वप्रथम पाइथागोरस ने किया था, जो पाइथागोरस प्रमेय दिया था। पाइथागोरस प्रमेय जो दिया था उसी ने प्रथम बार जो थर्ड बराबर जो लंब कैसे होता है त्रिकोण, आप जो त्रिभुज का वृत्त कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल, कर्ण का वर्ग बराबर हाँ, ये पाइथागोरस प्रमेय ही है आपके। इसको देने वाले पाइथागोरस ही थे। और पाइथागोरस ने प्रथम बार धरती को 360 भागों में बांटा भी है। तो 360 जो आपकी देशांतर रेखाएं वास्तव में जो खींची गई धरती पर हैं, ये वास्तव में किसके देन है, वास्तव में पाइथागोरस के ही देन है। तो 360 रेखाएं आप याद रखेंगे, अगर बीच वाली रेखाएं उसमें जोड़ेंगे आप, देशांतर रेखा जो बीच की जो आपकी जीरो जो आपकी है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 361। 180 जीरो के इधर, 180 जीरो के इधर, सारी रेखाएं मिलकर के 361 और बीच की एक रेखा ये वाली, सारी रेखाएं मिलकर के 361 देशांतर रेखाओं का निर्माण होता है। इसमें कोई घालमेल नहीं है। जबकि अक्षांश रेखाओं को लेकर के दुविधा में बात आती है, कहीं पर जो है 181 देगा, कहीं पर 189 देगा, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आपकी कितनी रेखाएं सब मिला करके हैं, सब मिलाकर के आपकी 361 रेखाएं हैं। जीरो देशांतर जोड़ेंगे उसमें 180 रेखा इधर, 180 रेखा इधर, मिलाकर के आपकी जो है 361 रेखाएं बनती है आपकी। ठीक, इस चीज से लेकर आप कंफर्म हुए, कोई समस्या यहाँ से नहीं है।
अभी एक दिन पहले मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि भारत के 20 से 82.5 देशांतर जो गुजरता है 5 राज्यों को स्पर्श करता है। नाम बता दीजिए उसका, 5 राज्य कौन कौन से हैं इसको स्पर्श करता है? कोई बता दे, 5 राज्य कौन कौन से इसको स्पर्श करता है 82.5 अंश? कोई बता दे, नहीं पता है? अरे भाई 2-1 राज्यों का नाम तो याद होगा, वो भी बिल्कुल भूल गया है, कोई राज्य याद नहीं है। स्क्रीन हमारी गायब हो गई। चलिए किसी के यहाँ गायब हुई होगी, सबके यहाँ थोड़ा गायब है। देखिए विशेष रूप से मैं बता दूंगा आपको, सबसे पहले तो आपके यूपी में तो हाईवे करें, क्योंकि यूपी में ही आपके 82.5 अंश देशांतर से यूपी का भारत का मानक समय लिया गया है। सर यहाँ से कोई दुविधा तो नहीं है यूपी से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए बिल्कुल सही है आपकी। देखिए यूपी में तो पहली बात तो यूपी में भारत का मानक समय जो आपका यूपी से लिया गया है, यूपी के इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, तो यूपी में है। पुणे आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। आपका उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। 5 राज्य आपके यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों को जो है आपकी 82.5 देशांतर जो आपकी स्पर्श करती है। और भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है आप जानते ही हैं, कोई समस्या इसमें भी नहीं। 8 राज्य आपके उसको भी स्पर्श करते हैं। दोनों चीजें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज 8 राज्यों को 8 को लेकर क्या है, यूपी जो है, यूपी 8 राज्यों की सीमा, 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 2 चीजें आपको 8 इंपॉर्टेंट हैं आपके भारत के जाग्रफी और विश्व की जाग्रफी से। भारत की जाग्रफी से एक 8 राज्य कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं और यूपी जो आपका है ये 8 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो 2 चीजें आपके काम के यहाँ पे हैं, 8 राज्य यूपी के और 8 राज्य जो कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। 5 राज्य जो हैं आपके 82.5 को स्पर्श करते हैं, 82.5 को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें आपके यूपी से जिसका संबंध भारत से है उसको आपको याद रखना है, ताकि वहां से गड़बड़ी ना हो, वहां से गलती ना हो। अब विश्व स्तर पर अगर हम आए कि परीक्षा में प्रश्न पूछता भी यहाँ से है कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जरा यहाँ पे एक चीज गौर कर फरमाइए। यहाँ पे रेखा जो मैंने दिखाया आपको इसके पहले की अक्षांश, विषुवत और मकर, ये देखिए, ये रेखा का नाम बताइए, इस रेखा का नाम क्या है? ये रेखा आपकी जो है देखिए टॉपिकल लिखा हुआ है, नहीं इक्वाटोर क्या लिखा हुआ है। चलिए विश्व, फिलहाल इसी रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा आपकी है इसको क्या बोलते हैं? हमें इस रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। दिख रहा, नहीं दिख रहा आप लोगों को? ये देखिए रेखा, ये रेखा दिख रही है आप लोगों को? इस रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे, देखिए उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बीच में कैरेबियन सागर बीच में आपका है, और यहीं पर कुछ कैरेबियन देश भी यहाँ पे अमेरिका के हैं। ये सब देश कैरेबियन देश आपके यहाँ पे, यहीं पर आपके एक नहर मिलती है। ये देखिए आपका प्रशांत महासागर आपका है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक देखिए ओशियन लिखा हुआ है, अटलांटिक ओशियन, ये आपका अटलांटिक ओशियन आपका ये है। और ये देखिए आपके प्रशांत का, ये प्रशांत का पानी, ये एक नहर बीच में मिलती है, यहीं पे है। नाम बताइए उसका फर्दना, क्या नाम है उस नहर का जो अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है? नहर का नाम बताइए। पनामा। बहुत बढ़िया, ये पनामा नहर है जो इस बीच की जमीन को काट करके बनाया गया है। फर्डिनेंड इसका इंजीनियर था जिसने इससे को काट करके प्रशांत और अटलांटिक के पानी को मिलाया। इसके पहले अगर आपको यहाँ आना पड़ता था तो पूरा यहाँ से अमेरिका वाले चलते थे, यहाँ से पूरे घूमते 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 यहाँ से यहाँ पहुँचते थे। भाई लंबी दूरी तय करनी पड़ गई ना। अब इसी दूरी को काट करके जो है यहाँ से
काट करके यहाँ से आराम से पानी इधर से इधर कर लिया गया। और ये देश पनामा खूब पैसा कमाता है, इसका है खूब पैसा कमाता है। पूरे अमेरिका से देश जो भी लोग देश यहाँ से गुजरते हैं इससे मोटी कमाई करता है। मुश्किल से 15 किलोमीटर दूरी है इसकी, लेकिन लंबी चौड़ी कमाई करता है। इस नहर के पूरे स्वेज, पूरे पनामा का जो वित्तीय स्रोत जो है आपका ये नहर ही है। पूरे पनामा सिटी आपके जो पनामा शहर जो आपका है, देश जो आपका है, इसी नहर से ही चलता है, इसी कमाई से चलता है। खूब कमाई करता है देश। चलिए, बात हम मुख्य रूप से कर रहे थे विषुवत रेखा को लेकर के। ये रेखा जो आपकी किन किन देशों से गुजरती है आप देख रहे होंगे। आपको यहाँ से देखिए, आपका उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन उत्तरी अमेरिका का, ये पोर्शन आपका दक्षिणी अमेरिका का है। देखिए लिखा हुआ साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका। ये रेखा जो आपके यहाँ से गुजरती है, दिख रहा होगा आपको, कहाँ से गुजर रही है बताइए? दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है। गुजर रही है दक्षिण अमेरिका से ना? बताइए गुजर रही कि नहीं दक्षिण अमेरिका से? यस सर। तो दक्षिण अमेरिका के जो देश यहाँ से हैं, जैसे यहाँ पे देशों का नाम मैंने बताया था कल आपको, देशों का नाम कौन कौन देश यहाँ पे इस रेखा पर हैं, तो मैं एक बार पुनः देख लेता हूँ। आपके मुख्य रूप से देखिए, कहाँ गया ये, ये मिल जाएगा, एक मिनट। चलिए, मिल गया है। देखिए, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर यहाँ पे है, इक्वाडोर आपका यहाँ पे है, कोलंबिया और ब्राजील, मतलब 3 देश जान गएगा आपका। अफ्रीका में उत्तरी अमेरिका का ही 3 देश, आप दक्षिण अमेरिका के 3 देश आपके हैं, इक्वाडोर और कोलंबिया और ब्राजील। ब्राजील के बारे में मैंने कई बार बताया आपको है। अमेजन के जंगल, अमेजन नदी विश्व प्रसिद्ध है, ब्राजील के ही है। तो ब्राजील देखिए, ये वाला ब्राजील आपका, ये वाला पोर्शन ब्राजील का जो आपको गुलाबी रंग में दिख रहा है, गुलाबी रंग में, ये कौन सा देश है? ये आपका ब्राजील ही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिखरा हुआ है आपका ब्राजील है। ब्राजील में एक विशेषता ब्राजील की और यहीं पे है, ब्राजील में कहवा की मंडी है, काफी। साओ पाओ, ब्राजील में एक जगह है कहवा की मंडी, जिसको हम कहवा की मंडी कहते हैं। वो जगह है साओ पाओ। ब्राजील जो है कहवा के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काफी उत्पादन जो होता है विश्व स्तर पर है, काफी के उत्पादन के लिए ब्राजील देश बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक मंडी है, इसको हम साओ पाओ नाम से जानते हैं, को कहवा की मंडी के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। तो अगर कहवा की बात आगे अगर आएगी, विश्व स्तर पर बात अगर आएगी, कहवा सबसे अधिक पैदा कहाँ पे होता है? तो जब आप क्या, कहवा मतलब काफी, जो काफी पीते हम लोग हैं उसको कहवा कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो कहवा में ब्राजील नंबर 1 आपका है। अच्छा बताइए, भारत बताइए, भारत में कौन सा प्रदेश आप नंबर 1 इसमें है कहवा में? तो बताइए, कहवा में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है, प्रदेश कौन सा है कहवा में? कर्नाटक है। कर्नाटक में चंदन, कहवा, चंदन तस्कर वीरप्पन कहाँ का था? वीरप्पन कहाँ का निवासी था? चंदन तस्कर वीरप्पन कर्नाटक का ही था। आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक का ही था। तो चंदन तस्कर वीरप्पन आपके कर्नाटक का ही था। और विश्व स्तर की बात करेंगे कहवा के, तो आपका ब्राजील आता है। मुख्य रूप से जो बात हम कर रहे थे विषुवत रेखा को लेकर के, तो आप 3 राज्य, 3 देश आपने यहाँ से जाना, इक्वाडोर, ब्राजील और आपका है यहाँ पे कोलंबिया। ये 3 देश आपके जो है दक्षिण अमेरिका के हैं, जहाँ से रेखा गुजरती है आपकी। देखिए, गुजरते हुए आपके यहाँ पे आ गई। फिलहाल यहाँ पे जो दिया हुआ, यहाँ से स्पष्ट मैं दूसरे ग्राफ में ले चलता आपको हूँ, तो सब वहाँ देख लीजिए इस रेखा को लेकर के। चलिए, यहाँ देखिए ज़्यादा स्पष्ट है। यहाँ पे ये देखिए आपकी रेखा गुजर रही है, ये रेखा आपकी गुजर रही है। ये देखिए आपके साउथ अफ्रीका आपका ये है, नहीं साउथ अमेरिका है, मतलब दक्षिण अमेरिका आपका ये है। 3 देश आपके यहाँ से मिले आपको। पनामा नहर देखिए बिल्कुल यहीं बनी हुई है, पनामा सिटी आपकी यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप आपका मिलता है, ये वाला, ये महाद्वीप कैसा आपका? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है रेखा। ये आपकी विषुवत रेखा जो है, कांगो बेसिन आप सुने होंगे, कांगो बेसिन। कल मैंने जो चर्चा किया था कि यहाँ के लोग जो है कि लोहे के पात्र में शराब पीते हैं, देश का उसका नाम बताइए।
जनजाति का नाम बताइए, अभी आप लोगों को मिला कि नहीं मिला कहीं? क्या? इसी पर कांगो बेसिन जंगल आपका इसी रेखा पर है। कांगो बेसिन इसी पर कांगो एक जनजाति होती है जो शराब के बर्तन जो है लोहे की धातु में, लोहे के पात्र में शराब पीती है और उनको सिडरोसिस रोग होता है। बताइए कौन सी जनजाति यहाँ पे है? कांगो बेसिन जनता। अभी कांगो में नदी बहती है, कांगो बेसिन जंगल है यहाँ पे और यहीं पर ही जनजाति रहती है। अभी बताइए कुसुम। एस्किमो सर? नहीं, एस्किमो तो नहीं। एस्किमो, बिल्कुल सही जवाब आपका। एस्किमो एस्किमो जनजाति यहाँ है। निवास करती है। एस्किमो जनजाति यहाँ निवास करती है। किसी को सिड्रोसिस या लोहमैता रोग होता है यहाँ पे। तो अभी अफ्रीका महाद्वीप के देशों को देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से देश इस पर बसे हुए हैं। देखिए पहले गेबन है, कांगो, युगांडा, केन्या, साओ पाओ, प्रिंसप और सोमालिया। काओ पाओ, प्रिंसप, सोमालिया, ये सारे देश आपके कहाँ पे हैं? आपके अफ्रीका महाद्वीप के। पुनः सुन लीजिए एक बार। कांगो, युगांडा, केन्या, साओ टोम और सोमालिया, ये सब के सब आपके इसी पर हैं। आप जानते होंगे कि सबसे अधिक गर्म स्थल विश्व का जो कहाँ पर मिलता है बताइए? सबसे गर्म जल, सबसे गर्म स्थान विश्व का कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में ही आपके पड़ता है। नाम बताइए उसका। अभी जल्दी में पाकिस्तान में जगह मिली थी वो, लेकिन विश्व स्तर पर बात अगर आएगी तो आपका अल्जीजिया जगह है। अल्जीजिया, अल्जीजिया ये आपके इसी में मिलती है, इसी रेखा पर। चूंकि विश्व की सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होता है? इसी रेखा पर होता है। तो अल्जीजिया भी आपका इसी पर आपका स्थित आपका अल्जीजिया है। तो आपके 7 या 6 देश आपके इस रेखा पर यहाँ पे स्थित हैं। इसके बाद देखिए इंडियन ओशियन का मतलब होता है कि आपका अरब सागर, अरब सागर, ये आपका अरब सागर है। और भारत इस रेखा पर, देखिए भारत यहाँ पे आपका है और रेखा आपके यहाँ से गुजर रही है। लगभग 6 अक्षांश से ऊपर भारत की स्थिति है। यहाँ से आपका जो भारत का जो सबसे निचली पोर्शन मिलता है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबर, इंदिरा पॉइंट, जो आपका है 6.4 अक्षांश रेखा है उसका ये। तो भारत का इंदिरा पॉइंट ए है। तो आपका इस रेखा से मात्र जो है 6 अक्षांश से ऊपर भारत की स्थिति है यहाँ से। तो ये देखिए गुजरते हुए गया। यहाँ से देखो बीच में देखिए इंडोनेशिया यहाँ पे है। इंडोनेशिया इसी से पार करते हुए रेखा गुजर जाती। देखता हूँ मैं भारत एशिया में कौन कौन से। देखिए मालदीव यहीं पे कहीं है, मालदीव यहाँ पे है, शायद मालदीव है ये। इंडोनेशिया का जो ये क्षेत्र आपका जो है बिखरा हुआ, जो भी क्षेत्र आपका है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया आपका यहाँ मिल गया। और किरबाती कोई करके इधर है, किरबाती आपका इधर है। तो यहीं पर कहीं पर किरबाती आपका है, किरबाती हो सकता है ये वाला पोर्शन हो। तो किरबाती आपका है, मतलब आपका मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती 3 आपके एशिया के इसमें, मतलब बात अगर आएगी 3 एशिया के हैं, 3 आपके दक्षिण अमेरिका के हैं और बाकी अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 10 या 7-8 आपके हैं। बाकी सब आपके जो है, मतलब मुख्य रूप से महाद्वीप की बात करेगा अगर जो है इस रेखा को लेकर के, तो दक्षिण अफ्रीका, नहीं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और आपका एशिया महाद्वीप, 3 देश जो है, 3 महाद्वीप जो है इस रेखा को स्पर्श करते हैं। किस रेखा को? विषुवत रेखा को स्पर्श करते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से किया है, आप दिमाग में फिट कर लीजिए। 3 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के, नहीं मैं बार अफ्रीका महाद्वीप का आता, साउथ अमेरिका के और अमेरिका। इसका मैं देख लेता हूँ कितने देश है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के देश आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। 3 देश आपके एशिया महाद्वीप के हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, 4 देश जो है आपके विषुवत रेखा पर आपके जो है स्थिर है। कंफर्म हुआ? अब देखिए ये रेखा जो आपकी है 23.5 अंश, हमें लग रहा है ये रेखा बनेगी 23.5 अंश पे। इसी रेखा के अगल बगल जो है फिलहाल 23.5 अंश आपकी रहेगी। तो मैं इसी रेखा को टच करता हूँ। एक मिनट जरा बात कर लूँ। हेलो
हाँ अच्छा, आज तो छुट्टी आ जाए। चला ठीक है, चला ठीक है। बतिया तो फोन तोरे बता कि कितना कही बतियाला तो पहले आज चलिए ठीक है। तो आपका देखिए महाद्वीप हो गए आपके, बात हो गई विषुवत रेखा की। हम आपको ले चलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, दो रेखाओं पर आपको ले चलते हैं। देखिए आपकी कर्क रेखा आपकी ये हो गई और मकर रेखा आपकी हो गई। अब जानना आपको इसमें कौन कौन से देश आपके इस कर्क रेखा पर हैं, कौन कौन से देश आपके इस मकर रेखा पर हैं, कौन कौन से महाद्वीप तीनों रेखाओं को स्पर्श करते हैं। विशेष रूप से यहाँ गौर करिए। आपका एक ऐसा विश्व का महाद्वीप है जिसको हम अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये तीनों रेखाओं को स्पर्श करता है। ये देखिए इस रेखा को भी यहाँ स्पर्श करेगा और आपके इस रेखा को जो है इसको भी यहाँ पे स्पर्श करेगा। तो मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं को मात्र एक महाद्वीप है, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है जो तीनों रेखाओं को स्पर्श करता है। इसके अलावा कोई महाद्वीप आपका ऐसा नहीं है जो तीनों रेखाओं को स्पर्श करे। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे हैं, इस पे कौन कौन से देश आपके हैं इस कर्क रेखा पर, जो इस कर्क रेखा वाले इसको मतलब इसको स्पर्श करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका की आपकी नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है मतलब उत्तरी अमेरिका है आपका। तो इसमें देखना आप उत्तरी अमेरिका कौन जो है इस कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। चलिए देखिए हवाई द्वीप यहाँ पे करके एक हवाई द्वीप है, ये वाला द्वीप आपका जो हवाई द्वीप है मैक्सिको की खाड़ी आपके अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। मैक्सिको देश भी आपका यहीं पे है। और दो देश आपके अफ्रीका आपके अमेरिका महाद्वीप के दो देश आपके हवाई द्वीप और मैक्सिको, दो देश आपके जो है इस रेखा को किस रेखा को मतलब कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। दो यहाँ पे स्पर्श करते हैं। इन दोनों के बाद आ जाइए अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के आपके जो है मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली और मारितानिया, ये 5 देश आपके हैं जो आपके अफ्रीका महाद्वीप के भागों को स्पर्श करते हैं। इसके बाद देखिए एशिया महाद्वीप आपका आगे पड़ता है, आपको एशिया आगे मिलेगा। देखिए एशिया का ही महाद्वीप है ये, तो देख लीजिए इसमें एशिया कौन कौन से आपके यहाँ पे है। ताइवान आपका, चीन भी देखिए, भारत में जो हमें लग रहा है कि इसके ऊपरी पोर्शन ये वाला आएगा, चलिए यूरोप नहीं है। तो आपका देखिए इसमें मिस्र नहीं ताइवान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार देखिए भारत के बाद भारत मिलेगा यहाँ पे, भारत के बाद आपका म्यांमार कंडीशन आपकी देखिए ये वाली है। म्यांमार आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो म्यांमार आपका ये। और म्यांमार के बाद आपका जो है देखिए बांग्लादेश भारत के मध्य में ही पड़ता है, तो ये बांग्लादेश आपका ये है। तो बांग्लादेश भी आपका भारत के बीचों बीच बांग्लादेश आपका है। तो इस रेखा में बांग्लादेश भी आपके आता, आप पढ़ देखे होंगे आप, पश्चिम बंगाल आता है, बांग्लादेश बगल में ही उसके है। तो बांग्लादेश भी आपके इस रेखा में शामिल रहेगा। आवाज मेरी मिल रही नहीं, बताइए मिल रही है आप लोगों को? आवाज मेरी मिल रही कि नहीं? मिल रही है। चलिए मिल रही तो अच्छी बात है, बिल्कुल आप मौन धारण कर लिए आप लोग हैं। तो पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश भी भारत है आपके, तो बांग्लादेश भी आपके इसी कर्क रेखा जो आपकी है इस रेखा पर बांग्लादेश भी आपका आएगा। बांग्लादेश के बाद आपका म्यांमार बर्मा है, तो बर्मा भी इसी रेखा पर आपके शामिल है। इस बर्मा के बाद देखिए आपका कौन कौन देश आपके आएंगे। ओमान देखिए आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इस पे ओमान आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। नहीं अफ्रीका में नहीं, ये सऊदी अरब जो आपका है, ये आपका सऊदीया भी आपका जो होता है, सऊदी अरब जो यहाँ पे आपका ये देश कुछ आपके यहाँ पे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बाकी देश जो ये आपके इस पे आते हैं। ओमान सऊदी अरब के बगल में देश आपका है, तो ओमान आपका आ गया। संयुक्त अरब अमीरात का मतलब सऊदी अरब भी आपका जो है एक कर्क रेखा पर आपके है। और तो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सभी देश आपके कर्क रेखा पर आपके आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में पुनः एक बार सुन लीजिए, ताइवान,
भारत के जो चीन आपका चीन, भारत के बगल का म्यांमार, भारत के बीच का बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब अमीरात और सऊदी अरब, इतने देश आपके एशिया देश के जो हैं आपके इस रेखा पर आपके आते हैं। 2 देश आपके इसके हुए, हवाई द्वीप और मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के, अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र के बारे में जानते हैं आप? नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? बोलिए, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मिस्र के भाग एक चीज और इम्पोर्टेंट आपके काम की चीज यहीं पे देखिए, बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भूमध्य सागर आपका यहाँ पे है। ये जो सफेद रंग का पोर्शन जो आपका है, ये भूमध्य सागर का ही पोर्शन है। ये जो घुसा कटा पीटा ये दिख रहा आपको है, वास्तव में भूमध्य सागर है ये। देखिए, ये देखिए भारत आपका यहाँ पे है, ये बीच में आपका अरब सागर है, इस बीच से आपका अरब सागर यहाँ तक घुसा हुआ, देखिए घुसा हुआ अरब सागर आपका यहाँ तक है। इसी बीच में लाल सागर, इस कंडीशन यहाँ पे लाल सागर एक मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि उसमें लाल रंग का एक शैवाल होता है, इसके कलर जो गिर जाते हैं यहाँ पे है, इस कारण लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये अरब सागर के ऊपर जो आपका जो अरब सागर है, ये अरब सागर के ऊपर ये लाल सागर यहाँ पड़ता है, और लाल सागर को काट करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नहीं ये देखिए यहाँ घुसा हुआ यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक काट करके कहाँ मिलाया गया इसको है, इसको भूमध्य सागर में मिलाया गया है इसको, और पुनः निकल करके अटलांटिक महासागर में नाव यहाँ से चले जाती हैं। इसको काट करके यहाँ मिलाया गया। लाल सागर आपका यहाँ से यहाँ तक घुसा हुआ है, मिटा देता एक बार हूँ मैं, ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए आपका, देखिए बीच जगह बीच में दिखाई पड़ी जगह आपको बीच में, देखिए जगह देखिए यहाँ तक घुसा हुआ लाल सागर आपका है, यहाँ तक घुसा हुआ है, और मात्र जो है कुछ दूरी ही काटनी है, कुछ दूरी काटनी थी यहाँ से यहाँ तक। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, कुछ दूरी काट करके आपको एक स्वेज नहर का निर्माण यहाँ से किया गया था। इसी बीच में आपका मिस्र भी आपका यहाँ से आता है, मिस्र भी आपका आता है। तो ये लाल सागर बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा कि इसमें लाल रंग, इसका कलर जो पानी का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो इसमें लाल शैवाल नामक एक फंगी यहाँ उगती है, लाल शैवाल यहाँ उगता है, और उसी के कलर के कारण जो इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है, लाल सागर का। और भूमध्य सागर आपका ये है, इसे काट करके स्वेज नहर बनाई गई थी, स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। और ये स्वेज नहर जो होती है मिस्र के बीचों बीच से गुजरती है लगभग। काहिरा बंदरगाह इसी पर पड़ता है। काहिरा बंदरगाह जो विश्व का, एशिया का सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो आपका है, काहिरा बंदरगाह मिस्र में पड़ता है। राजा नासिर नाम था उसका, नासिर ने इसका राजकीकरण किया था मिस्र के इस बंदरगाह का, इस नहर का। ये नहर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचती है, विश्व की सबसे लंबी नहर है ये। विश्व की क्या है ये? विश्व की सबसे लंबी नहर है आपकी। तो और मिस्र के बारे में जान ही रहे हैं, मिस्र के नील नदी का वरदान कहते हैं। बताओ, वहाँ के जो मम्मी बनाई गई थी, जो पिरामिड बनाए गए हैं, उसमें जिसको दफनाया गया है, वहाँ के राजाओं को किस नाम से जानते हैं? कल बताया था मैंने आप लोगों को, जो मिस्र के राजा यहाँ पे उसको किस नाम से जानते हैं? फराओ। मैंने बताया था आपको, फराओ कहते थे वहाँ के राजाओं को, और फराओ को ही जो है कि मम्मी के अंदर दफना कर उसको पिरामिड का निर्माण किया गया था। पिरामिड की विशेषता 7 आश्चर्यों में शामिल है आपका मम्मी और फराओ, ये 3-4 चीजें मिस्र की सभ्यता, मिस्र नदी किनारे जो विकसित हुई थी, नील नदी का वरदान, इजिप्ट जो है नाम मिस्र का ही है। तो सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, बात हम मुख्य रूप से कर्क रेखा को लेकर कर रहे थे, जान गई। इसी बीच में आपका मिस्र आ गया, यहाँ बीच मिस्र आपका आ गया। तो मिस्र को लेकर सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, आपका भारत, पुनः आपका बांग्लादेश, पुनः आपका यहाँ पे जो है इसके बगल पड़ोसी देश कौन सा इसका, यहाँ पे म्यांमार, बर्मा इसको हम कहते हैं। ये सारे देश आपके जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। मुझे लगता है कि आपको भूलेगा नहीं। हवाई द्वीप अमेरिका का और मैक्सिको अमेरिका का, 2 देश आपके कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के हैं। आपके अफ्रीका महाद्वीप के कई देश यहाँ पे, इस पे कई देश हैं। इसमें मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है और मारितानिया, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। पुनः यहाँ आपके संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब है। सऊदी अरब अमेरिका में आपके एशिया में ही आता है, जानिएगा आप लोग। सऊदी अरब आपके एशिया में ही आता है। सऊदी अरब कहाँ आता है? सऊदी, ये लाल पोर्शन जो आपका है, ये आपके एशिया महाद्वीप का ही पोर्शन है। यहाँ तक कि पूरा रूस,
रूस का अधिकतम पोर्शन जो होता है लाल आपके एशिया में ही आता है। ये पूरा एशिया का ही क्षेत्रफल, एशिया का ही कलर है पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एशिया में ही आपके आता है, सऊदी अरब भी आपके एशिया में आता है। तो सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात 2 देश यहाँ पे, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, यहाँ म्यांमार, सब के सब देश आपके किस में आते हैं, आपके जो है कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो महाद्वीप कौन कौन बताए हुए? एक महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका हुआ, कर्क रेखा पर है। दूसरा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप हुआ। तीसरा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हुआ। 3 महाद्वीप आपके हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं आपके। इसी तरह से विषुवत रेखा पर भी 3 महाद्वीप थे आपके, बस इतना अंतर था कि आपका अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हट गया था यहाँ, बाकी सारे महाद्वीप आपके वही थे। सिर्फ विषुवत रेखा पर जो है आपका उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। इसके अलावा आपका अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आपके सब वही थे। विषुवत रेखा पर अब हम आते आपको ले चलते हैं मकर रेखा को लेकर के। मकर रेखा पर भी आपको साउथ अफ्रीका दिख रहा है, और मकर रेखा पर आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप भी दिख रहा है, और मकर रेखा पर आपको क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है? 6वें नंबर पर है। इसके बाद भारत की आकृति आती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आता है? भारत आता है। 6वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके बाद आपका भारत महाद्वीप। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसको एक देश है फिर भी उसको जो है महाद्वीप बना दिया गया। कारण क्या है? कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ से पानी से घिरा हो रहा है। बताइए यहाँ का राजकीय पशु को कहाँ का सर? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑस्ट्रेलिया कंगारू है क्या? चलिए, बहुत सही जवाब आपका, कंगारू है। जवाब बिल्कुल सही आपका है। और अब हम मकर रेखा की तरफ ले चलते हैं आपको। है मकर रेखा पर कौन कौन से आपके देश स्थित हैं? तो भूमध्य रेखा हो गई आपकी, कर्क रेखा और मकर रेखा जान लीजिए। मकर रेखा आपकी यहाँ पे है। चलिए, मकर रेखा को लेकर देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मकर रेखा के बारे में देशों का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। चलिए, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए दिख रहा जो आपको है यहाँ पे, जो दिख रहा है आपको उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन से महाद्वीप आपके हैं यहाँ पे। देखिए मिल गया आपका है मकर। आपके इस महाद्वीप में आपके क्या बोलते हैं, इस मकर रेखा पर आपके जो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, 3 देश आपके हैं साउथ अफ्रीका के। इसमें देखिए चिली देश आपका यहाँ पे है, चिली। पराग्वे आपका यहाँ पे है। अर्जेंटीना, मैंने बताया था कि आपको जो है कि कौन सा घास का मैदान मिलता है वहां पे अर्जेंटीना में, कोई बता दे? पंपास मिलता है। बहुत सही जवाब आपका है। ब्राजील के बारे में भी चर्चा भी की है तुरंत आप लोगों से हम। नामीबिया भी आपका, नामीबिया यहाँ पे नहीं है भाई, नहीं, नामीबिया भी आपका यहीं पे है, और बोत्सवाना भी आपका यहीं पे है। तो आपका चिली, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, साउथ अफ्रीका के देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। इसके बाद देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है यहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप के नाम, देशों के नाम सुन लीजिए कौन कौन देश यहाँ पे हैं। मोजाम्बिक आपका यहीं पे है। मेडागास्कर भी आपका यहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो अलग हो गया आप। तो आपका मेडागास्कर और मोजाम्बिक 2 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप नहीं भाई, मेडागास्कर तो एशिया में पड़ता है। तो मुझे लग रहा है दक्षिण अफ्रीका, नहीं, सिर्फ एक देश दक्षिण अफ्रीका यहाँ का है। ये देश आपका दक्षिण अफ्रीका के बारे में सुनते होंगे आप लोग। हीरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हीरा के लिए विश्व स्तर पर हीरा उत्पादन में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का नाम, इसे वहाँ की टीम आती है। पहले क्रिकेट टीम बहुत प्रसिद्ध थी दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका प्रसिद्ध टीम क्या थी? क्रिकेट टीम बहुत प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका के थे। तो दक्षिण अफ्रीका मतलब सबसे
अफ्रीका महाद्वीप सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। तो मात्र एक देश ही यहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका देश ही आपके इस रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप का आता है। और ये जानिएगा कि आपका हीरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हीरा के लिए दक्षिण अफ्रीका बहुत प्रसिद्ध है। और इसके बाद देखिए आप सीधे सीधे देखिए मेडागास्कर, हमें लग रहा है ये दिख रहा है आपको, मेडागास्कर ये दिख रहा है, तो मेडागास्कर यही होगा हमें लग रहा है, मेडागास्कर आपका ये होगा। तो हमें लग रहा है ये रेखा आपकी गुजरी हुई यहाँ से है, मेडागास्कर आपका यही दिख रहा है। तो आपका ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, उसको मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका क्या नाम है, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर। इसके बाद देखिए सीधे आपका क्या आता है, आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सीधे आपका कहाँ पे पहुँचता है, आपका ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है। टोंगा और फ्रेंच ये दो आपके यहाँ पे उपनिवेश हैं इसके, टोंगा और फिलहाल मिला जो कर जानिएगा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जानिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका आप क्या ना बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और यहाँ के कुछ देश आपके यहाँ के हैं, ब्राज़ील है, आपका अर्जेंटीना है, पेरू है, चिली है, पराग्वे है। ये आपका देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के देश महत्वपूर्ण आपके लिए हैं यहाँ पे, ब्राज़ील, पेरू, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये आपके अफ्रीका साउथ अफ्रीका के हैं। और साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका के हैं। दक्षिण अमेरिका या जिसको हम साउथ अफ्रीका नहीं, दक्षिणी अफ्रीका जिसको हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका ये देश का नाम है। और इस देश से भी रेखा गुजरती आपकी है मेडागास्कर, एक द्वीप है जो कि महासागर में है। और आपका अफ्रीका महाद्वीप नहीं अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन चार आपके देखिए एक महाद्वीप आपका ये हुआ साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तीन महाद्वीप आपके यहाँ पर, मतलब तीन महाद्वीप सब में आपके हैं, तीन महाद्वीप रेखाओं पर आपके लगभग हैं ये। इस तरह से आपका अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, तीन महाद्वीपों को आपकी जो है मकर रेखा स्पर्श करती है। एक विशेष चीज आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या चीजें काम की आपके हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। यही बगल में एक कोरल द्वीप यहाँ पे है, कोरल द्वीप, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है, यहाँ पे है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन सा है, तो बता दे। विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन सा है, किसी को नहीं पता है या मेरी आवाज गायब हो गई? कोरल द्वीप का मतलब होता है मूगा द्वीप, मूगा, इसको मूगा कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ नाम क्या इसका है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ नाम इसका है। कई बार आप लोगों के सामने परीक्षा में कई बार दिखा होगा आपको ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये देखिए आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है आपका, ये प्रशांत महासागर का जल ही है ये। और प्रशांत महासागर के जल में देखिए प्रशांत महासागर आपका यहाँ भी है और प्रशांत महासागर आपका यहाँ पर भी देखिए दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इन नक्शे को अगर इकट्ठा मिलाएंगे आप जो है तो ये इसका पानी इकट्ठा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। इसकी आकृति शून्य के समान है, पूरे धरती का चक्कर लगभग मारता है ये। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, एक जीरो के समान है। अटलांटिक महासागर देखिए आपका यहाँ पर है, अटलांटिक देखिए इसका यस बनता है, यस आकृति की है। इसको या घोड़े की नाल के समान है, घोड़े के नाल की आकृति ही बनती है, घोड़े के नाल के समान है। आपका जो हिंद महासागर का पानी जो है इसको यल आकृति का बनता है, यल आकृति का बनता है, इसको यल लोग बनाते हैं, यल बनता है ये है। तो यल आकार का आपका हिंद महासागर है, यस आकार का आपका जो है अटलांटिक महासागर है। और शून्य आकृति जो बनती किसकी बनती है, ये प्रशांत महासागर की बनती है। और प्रशांत महासागर की विशेषता है क्या है, ये प्रशांत महासागर में ही कोरल द्वीप या मूंगे की चट्टानें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बात समझ आप लोगों आई। और आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के किधर है ये, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ये। परीक्षा में कई बार पूछा है, कई बार तो इसकी सीधे सीधे कंडीशन पूछा किधर स्थित है, किधर स्थित है। इसको दिमाग में रखिएगा आप जो है,
ऑस्ट्रेलिया के साथ साढ़े 24.5 अंश कुछ करके है ये, ऑस्ट्रेलिया से इधर स्थित आपका है, तो उत्तर पूर्व में है, 24.5 अंश उत्तर पूर्व में है ये। और ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया के समीप एकदम स्थित है। तो मूंगे की चट्टान है ये। मूंगा के बारे में आप लोग जानते हैं, एक समुद्री जीव होता है, छिछले पानी में उगता है, जहाँ पर जो है भरपूर मात्रा में आपको क्या मिल जाए, कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ मिल जाए, छिछले पानी में जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट खूब भरपूर मात्रा में इस जीव को मिल जाता है, वहाँ पर ये लोग बहुत बड़े आकृति में प्रजनन क्रिया शुरू करते हैं और पानी के अंदर बहुत बड़े जो है क्या कर देते हैं, चट्टान का निर्माण कर देते हैं। तो बड़े कलरफुल होते हैं, जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सारे समुद्री जीव आप देखे होंगे, कलर लाल पीले हरे नीले रंग के आपको जो कोरल द्वीप मिलेंगे, मछलियां से लेकर के सारे जीव यहाँ खूब रहते हैं यहाँ पे। और ये विशेषता किस सागर की, महासागर की है, प्रशांत महासागर की विशेषता ये है। एक चीज प्रशांत महासागर के बारे में बात, अगर एक चीज और ही जानिएगा, इसी के चारों तरफ रिंग वलय मिलता है। ये कंडीशन जो आपका रिंग वलय इधर भी है आपका है। लगभग 400 के अगल बगल यहाँ पे जो क्या मिलते हैं, ज्वालामुखी यहाँ पे हैं, इधर और इधर मिला करके 400 ज्वालामुखी आपको इसी को मिलते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर, रिंग वलय के नाम से हम जानते हैं। और वो कौन सी विशेषता आपके, रिंग वलय की विशेषता, प्रशांत महासागर शून्य आकृति का तो हैबे करे, लेकिन रिंग वलय के रूप में भी प्रशांत महासागर आपका यहाँ से प्रसिद्ध है। तो कुछ चीजें आपने प्रशांत महासागर के बारे में जाना, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जाना, और रेखा के बारे में विशेष रूप से आपने आज पढ़ा जो है, कौन सी रेखा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजरती है, किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है। तो 3 रेखाएं मुख्य रूप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इसको विशेष रूप से आप याद रखिएगा अक्षांश रेखाओं को लेकर के। इसकी विशेषताओं के बारे में जो बताया मैंने आप लोगों को, देशांतर रेखा क्या करती है, 180 देशांतर 180 अंश का उसका क्या नाम है, समय को लेकर के क्या वर्गीकरण इसका है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है दिमाग में रखना है। परीक्षा में बार बार प्रश्न आपसे आए हुए। एक चीज और मैं पुनः बता देता आप लोगों को हूँ, एक देशांतर से एक देशांतर के मध्य में जो समय होता है, टाइमिंग जो होती है 4 मिनट की होती है। जो दूरी होती है, दूरी कितनी देशांतर पर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और समय कितना होता है आपका है, 4 मिनट का होता है। समय आपका 4 मिनट है और दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। और भारत की बात आती है, भारत किधर स्थित है, भारत इस रेखा के जो है, विषुवत रेखा नहीं है, देशांतर रेखा के जो है पूरब में स्थित है। बताइए भाई कंडीशन क्या है इसकी, कहाँ शुरुआत कहाँ से इसकी होती है। भारत का गुहार माता का देशांतर कौन सा है, बताइए। भारत के गुहार माता का देशांतर कौन सा है, कोई बता दे। नहीं पता, भूल गया, भूल गए सर। कोई बोले भाई, ये कल परसों पढ़ाए थे इसको हम। कोई बोले पढ़ देना, किसी किसी को आना चाहिए। देशांतर कौन सा ये है भारत के, इधर जो आपका ये देशांतर कौन सा है, ये वाला देशांतर किसी को नहीं पता है। 36.6 है ये, 36.6 देशांतर आपका ये वाला है। इधर 97.25 देशांतर आपका, इधर आपका किवथू पड़ता है, यहाँ पे है, इसका ये है। और ये आपका जो है कि गुहार माता आपका जो गुजरात का, इसका ये है। इसका बताइए, इसका कितना देशांतर है यहाँ से, इसका बताइए कितना है। 8.4 कन्याकुमारी और 37.7 का जो है इंदिरा काल। ये आपका, ये जो आपका यहाँ है, क्या नाम इसका है, ग्रेट निकोबर, 6.4 इंदिरा पॉइंट है, ये 6.4 है। ये भारत का जो है क्या है, ये भारत का एक तरह से खाका है, चतुष्कोणी जो घनाभ बनता है भारत का है, चतुष्कोण जो बनता है, ये भारत की विशेषता है। इसके बारे में भी आपको जो है, मतलब इन चारों बिंदुओं को जरूर याद रखिएगा, कितने कितने पॉइंट पे कौन कौन है, पूछ ही लेगा तो परीक्षा में क्या करेंगे आप। सर एक बार फिर से बता दीजिए, आएगा, फिर से एक बार से बता दीजिए। जो कि 1 मिनट में देख ही लेता हूँ, कोई गलती ना हो जाए इसमें, फिलहाल गलती तो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेरे पास किताब भी इस बार नहीं है, वो इसमें लिखा हुआ है चीजें।
चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए, एक बार पुनः आप लोग पुनः गौर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो इसका पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे है, इसका पॉइंट है 6.4 है अक्षांश। ये जो इंदिरा पॉइंट आपका है यहाँ पर है, इसका पॉइंट है 6.4 अक्षांश। ये आपका कन्याकुमारी जो आपका यहाँ पे है, इसका पॉइंट है 8.4। ये आपका जो इंदिरा काल यहाँ बनता है, इंदिरा काल, इसका पॉइंट है 37.7 अक्षांश है। ये इंदिरा काल का कितना है? 37.7। ये देखिए यहाँ पर जो गोहार माता जो गुजरात में स्थित जो आपका है, गुजरात में है, इसका 36.6 इसका है। 6 नहीं 4 है ये, नहीं भाई 6 है, 6 ही है। 36.6 की 4 सर, 36.64 में शायद 6 है। फिलहाल देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई तो इतनी गलती हो गई, वो गलती और नहीं है। 36.6 या 4 होगा यहाँ पे, ये कन्फर्म है। 97.25 है, 97.25 आपका किवथू जो आपका पॉइंट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किवथू, इसका 97.25 इसका 97.25 देशांतर। ये देखिए देशांतर है, ये आपका अक्षांश है, अंतर दोनों में इतना है। ये आपका ऊपर नीचे वाला आपका अक्षांश है और अगल बगल वाला आपका देशांतर है, क्योंकि देशांतर रेखा आपकी ऐसे गुजरती है, तो इधर से आपको देशांतर होगा, इधर से आपका अक्षांश होगा। तो नीचे वाला आपका अक्षांश है, ऊपर वाला अक्षांश है, अगल बगल वाला बाएं दाएं वाला आपका देशांतर है। ये चीजें आपको यहाँ से कंफर्म रखनी, भारत की जो चारों तरफ की जो सीमांकन भारत का जो देशांतर अक्षांश को लेकर ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए तो फिर मैं कक्षा को यहीं बंद करता हूँ। कुछ और ये देखिए, चलिए इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाया आप लोगों से। अच्छा बता दीजिए भाई, बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप से कि महाद्वीप से, क्या कहना? नहीं द्वीप बताइए, द्वीप। महाद्वीप तो जानते सभी लोग हैं। देखिए ग्रीनलैंड आपका यहाँ पे, ग्रीनलैंड देखिए लिखा हुआ है, ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड। देखिए चार तरफ से पानी से घिरा हुआ है और विश्व का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है ये। और द्वीपों का द्वीप तो जानते हैं आप हैं, ये आपका यहाँ पे इंडोनेशिया जो आपका 1300 द्वीप इसमें है, इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा द्वीप आपका यहाँ पे कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। बताइए कितने महासागर हैं धरती पर? हैं कितने सागर हैं? महासागर में कितने सागर हैं? कितने सागर हैं धरती पर? 14 सागर आपके हैं। कौन कितने सागर आपके हैं? 14 सागर। तो सागर जो सबसे बड़ा सागर है। सर द्वीपों का द्वीप किसे बताए हैं? इंडोनेशिया, ये यहाँ पे है, इंडोनेशिया आपका यहाँ पे है। द्वीपों का द्वीप कहते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर 1300 द्वीप यहाँ पे है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में द्वीप कितने हैं? 1300 द्वीप इंडोनेशिया में आपके हैं। और सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। और आपके क्या बोलते हैं, सागरों की संख्या आपकी 14 है। इसमें उत्तरी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। उत्तरी चीन सागर आपके चाइना देखो यहाँ पे आपका है, यहीं पर आपका है उत्तरी चीन सागर, आपका यहीं पे है, ये सबसे बड़ा सागर है। उत्तरी चीन सागर जो है चाइना का सबसे बड़ा सागर। 14 सागर पूरी धरती पर आपके हैं। 5 आप जानते हैं, बताओ महासागर कितने आपके? महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। इसमें से एक महासागर है लगभग बर्फ के रूप में है। और महाद्वीप की संख्या कितनी आपके है? महाद्वीपों की संख्या आपकी 7 है। सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। ये जो आपका प्रशांत पैसिफिक ओशियन जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ये क्षेत्र पूरा पैसिफिक का इधर भी है, इधर भी है। ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पनामा नहर बताओ किसको किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? अरे अभी तो सब बता रहे थे। बताइए। ये देखिए यहीं पे पनामा नहर है। कौन कौन सागर यहाँ पे हैं? अटलांटिक और देखिए अटलांटिक महासागर ये है, अटलांटिक ओशियन है। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक प्रशांत को जोड़ने वाला काम हेतु नहर करती है पनामा नहर। ये देखिए यहाँ पे
आपकी स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये सब भूमध्य सागर आपका है, इसको जोड़ती है। इसका नाम भूमध्य सागर इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि धरती के मध्य में स्थित है, ये घुसा हुआ देखिए पूरी तरह से ये, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागर रखा गया है। मेरी बैटरी भी बैठने वाली एकदम है, एकदम समाप्त होने वाली है। और यहीं पर एक है ज्वालामुखी उद्गार, यहीं पे एक है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का नाम बताइए, क्या नाम उसका है? इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्राम्बोली कहाँ पड़ता है, किस देश में है? अरे रूस में नहीं, रूस यहाँ पर है? नहीं रूस नहीं। यहाँ पे है? इटली यहाँ पे है, इटली, इटली की सिसिली द्वीप में है। हाँ, इटली इटली की सिसिली। रूस तो आपका देखिए, रूस आपका ये है, और रूस का अधिकतम पोर्शन आपके एशिया महाद्वीप में है, अधिकतम पोर्शन आपके एशिया महाद्वीप में। चलिए क्लास को यहीं बंद करते हैं अब हैं, तो आज की क्लास यहीं तक आप लोगों की। आप लोगों की क्लास आज यहीं तक। चलिए 3 लोग जुड़े रह गए, आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद।